हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन यह है कि बुक जो है वो डिजिटल बुक है और इस टाइम पे इस बुक का जो प्राइस है, जो स्पेशल ऑफर चल रहा है यहाँ पे, वो 1499 रुपये है। ठीक है। एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है नंबर 1 टॉपिक जो है वो है हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। सेकेंड टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं लिबनीज रूल। ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन तो हम पढ़ेंगे, बट जो ये लिबनीज रूल वाला है इससे आगे जो हम एक आर्टिकल करेंगे जिसमें हम मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। तो मैं इसकी जो इंफॉर्मेशन है किस तरीके से कैसे यूज़ करना है तो वो मैं इस लेक्चर में यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है। और इसे बताने से पहले हम अपना पहला टॉपिक कवर अप करेंगे ही, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। अब देखो, ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आपने ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा में वहाँ पे पढ़ा भी होगा। और जैसे ही हम आइगन वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्ट जाता है लैम्डा। ठीक है। तो हमें तो पता है इंटीग्रल इक्वेशन में लैम्डा यहाँ पे यूज हो रहा है, करते तो आ रहे हैं हम। जैसे u ऑफ एक्स v ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा, तो लैम्डा वाला चीज यूज हो रहा है ना। ठीक है। तो आइगन वैल्यू का नाम लेते ही हमारा माइंड डायरेक्ट हमें लेके जाता है लैम्डा की साइड, और इंटीग्रल इक्वेशन में हम लैम्डा यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन की हम जब बात करेंगे तो वो लैम्डा से ही रिलेटेड होगा। इतना क्लियर? ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से, समझ गए ना बेटा। लैम्डा से ही रिलेटेड हम आइगन वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब देखो डिफाइन किस तरीके से करना है। कंसीडर द होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन है ई। ठीक है। फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे होमोजीनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन दिया है। देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास ये होती है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा ए से बी, यहाँ पे के एक्स टी, और यहाँ पे आएगा बेटा u ऑफ टी, और यहाँ पे आएगा मेरे पास डी टी। ठीक है। ये मेरे पास होता है। अब फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा में क्या डिफरेंस होता है मैं हर उसमें बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है फ्रीडॉम में। अगर यहाँ पे वेरिएबल मतलब x आ जाए तो वो हो जाता है वोल्टेरा में। ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ देखना कि यहाँ पे ना ये हाइड होगा, सेकेंड टाइप की करेंगे हम। तो जब हम फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड टाइप का देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो होता है ये वाला, जो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है सेकेंड टाइप के लिए। तो जब मैं सेकेंड टाइप की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे u ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा ए से बी के एक्स टी u ऑफ टी एंड डी टी, ये बन के आ गया। ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये चीज ध्यान देना, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? अब होमोजीनियस के लिए क्या करना होता है, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तब होमोजीनियस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो होमोजीनियस के लिए, तो जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास u ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस के लैम्डा a से b, यहाँ पे आ जाएगा के एक्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ t, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास dt। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया।
और यहाँ पे अगर मैं सेकंड चीज़ देखूँ तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा क्लियरली ए से बी। ठीक है, सॉल्व करके मेरे पास ये निकल के आ गया। अब चेक करो क्या यही है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं समझाने के लिए। देखो यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ये होता है। ठीक है, फिर सेकंड टाइप की यहाँ पे मतलब ये चीज़ हिडन होती है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो सेकंड टाइप के लिए हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, तो मेरे पास ये बन जाएगा फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, फिर यहाँ पे होमोजीनियस का यूज किया है, तो होमोजीनियस के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो मेरे पास ये बन के आ गया। क्लियर, तो ये कैसे आया ये चीज समझ आ गया आपको बेटा। ओके, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप देखो आगे, इतना हो गया हमारे पास। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखो मैंने बोला आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का मतलब हमारा माइंड डायरेक्ट हमें लैम्डा की साइड लेके जाता है। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन की गई है आइगन वैल्यू की डेफिनेशन। देन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लैम्डा फॉर विच फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट जो है हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द या आइगन वैल्यू ऑफ द कर्नल। ठीक है, every non-zero solution of equation first is called an eigen function corresponding to the eigen value। अब देखो यहाँ पे ये सब चीजें क्या बोली गई है। मैंने बोला आइगन वैल्यू की बात आते ही आपको लैम्डा पे टारगेट करना, क्योंकि हमारा माइंड हमें लैम्डा की साइड लेके जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लैम्डा की वैल्यू जिनके लिए लैम्डा की वैल्यू जिनके लिए इक्वेशन जो फर्स्ट है उनके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, उनको हम आइगन वैल्यू कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास आता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसमें होता है नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू जिनके लिए इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो सॉल्यूशन बन जाए, उनको हम आइगन वैल्यू कहेंगे। जैसे कि अगर लैम्डा की वैल्यू मेरे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा, मैंने 3 वैल्यू ले ली, लैम्डा 3। ठीक है, लैम्डा की मेरे पास ये 3 वैल्यू निकल के आई। ठीक है, मैंने मान लिया कि इन दो वैल्यू के लिए लैम्डा की इन दो वैल्यू के लिए मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट का नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है और इसके लिए मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट का जीरो सॉल्यूशन आ रहा है। अब यहां से समझना, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जिनके लिए इक्वेशन फर्स्ट का नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा उनको हम कहेंगे आइगन वैल्यू। बात समझ आ गई? ठीक है, अब जैसे लैम्डा 3 के लिए इसका जीरो सॉल्यूशन आया तो इसको हम आइगन वैल्यू नहीं कहेंगे, हम सिर्फ लैम्डा की उन वैल्यू को आइगन वैल्यू कहेंगे जिनके लिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आइगन वैल्यू देखने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास काफी सारी, जैसे एक मिनट, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट चीज तो यही है, सो ऑन। ठीक है, काफी सारी है। सेकेंड आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लैम्डा की किन किन वैल्यू के लिए हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का।
नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास λ2 और λ4 इसके लिए और इसके लिए मेरे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया, तो मैं कहूंगी कि λ2 λ4 मेरे पास क्या बन गई, आइगन वैल्यू बन गई। ये भी मेरे पास आइगन वैल्यू बन गई। क्लियर। और λ1 λ3 के लिए नहीं हुआ तो ये मेरे पास नहीं बनेंगे। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ दो चीज चेक करनी है। नंबर 1 चेक करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या है। सेकंड चेक करना है कि लैम्डा की किन वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का नॉन जीरो सॉल्यूशन बन रहा है। ये चीज पता चलते ही जिन वैल्यू के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है, आपको मेन टारगेट जो रखना है वो ये रखना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन जिनके लिए आ रहा है उन्हीं को हम बोल देंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, जिनके लिए नहीं आ रहा उनको आइगन वैल्यू नहीं कहेंगे। इतना क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन में अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें तो सिंपल सा फंडा हमारा लैम्डा पे ध्यान जाएगा। सेकंड हमारा ये देखना कि लैम्डा की किन वैल्यू के लिए, लैम्डा की किन वैल्यू के लिए हमारे पास इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। जिनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, जिन लैम्डा की वैल्यू के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, उन्हीं को हम आइगन वैल्यू कहेंगे। देन अब एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट, जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जैसे कि मेरे पास λ1 और λ2 और मैंने λ3 लिया था, इन दो के लिए मेरे पास बन गया, तो इन दोनों के लिए क्या आया मेरे पास, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो मेरे पास एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन, अब देखो लैम्डा की दो वैल्यू है तो मेरे पास दो आएंगे ना, दो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन λ1 के अकॉर्डिंग आएगा, दूसरा नॉन जीरो सॉल्यूशन जो आएगा वो λ2 के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा उसी को हम आइगन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और किसके करस्पॉन्डिंग कहेंगे, जो उसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो लैम्डा। ठीक है, तो मैं एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन, मेरे पास जितने भी इस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे उनको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन को कहेंगे आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। क्लियर फंडा हो गया। ठीक है, तो आई होप ये काफी इजी होगा। सिंपल सा आपको इतना ध्यान देना, देखो पूरी डिटेल बताने के बाद आपको सिंपल सा इतना ध्यान देना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन आए। जिनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आइगन वैल्यू हो जाएंगी, और जो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन बनेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन जो जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे आइगन फंक्शन। इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अगर तीन मेरे पास आइगन वैल्यू बनती हैं तो हर जो तीन आइगन वैल्यू बनेंगी लैम्डा की, जैसे दो ले लो, दो आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों मेरे पास क्या बन गई, आइगन वैल्यू बन गई। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इसके लिए अलग होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसके लिए अलग होगा। जो भी मेरे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर। तो माइंड में ये चीज सेट कर लेना, आइगन वैल्यू किसको कहते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लैम्डा की उस वैल्यू को आइगन वैल्यू कहेंगे जिसके लिए हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और जितने भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे, एवरी ना, जितने भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे, एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइगन फंक्शन। क्लियर। तो ये पहला फंडा तो आपको क्लियर हो गया होगा। और आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आइगन फंक्शन को भी हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट ए आइगन वैल्यू। क्यों? सिंस फॉर लैम्डा बराबर 0
ये मेरे पास देखो, यहाँ पे मैंने बोला है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो, यहाँ पे ध्यान देना, 2 पॉइंट तो क्लियर होगी ना। आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी बोल सकते हैं, आइगन फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट कि जब मेरे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो, 0। एक मिनट, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 0, क्या ये आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? देखो मेरे पास इक्वेशन है ये, ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी और डी टी, चाहे आप चेक कर सकते हो, यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ए से बी के एक्स टी यू टी डी टी, ये मैंने चीज यहाँ पे लिखी। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू में 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। और अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मेरे पास u ऑफ x इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है और इसको बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन। बट हमारे पास जो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है वो क्या है कि लैम्डा की वो वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन, हमें तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए था, पर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास तो जीरो सॉल्यूशन बन गया, तो इसका मतलब ये इसके आइगन वैल्यू नहीं होगा। बात समझ आई? हमारा सिंपल सा फंडा तो ये रहेगा कि लैम्डा की वो वैल्यू जिनके लिए इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए हमें, बट इस वैल्यू के लिए तो जीरो सॉल्यूशन मिल गया। जब जीरो सॉल्यूशन मिल गया तो दिस इज नॉट ए आइगन वैल्यू। क्लियर हो गया कैसे बनी? ओके, तो वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि इफ u ऑफ x इज एन आइगन फंक्शन ऑफ फर्स्ट, देन c यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ, वह c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c भी जो है मेरे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। इज आल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ फर्स्ट विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि मेरे पास एक लैम्डा आइगन वैल्यू है, ठीक है, और जब ये आइगन वैल्यू है यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का कोई ना कोई आइगन फंक्शन भी होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आया होगा ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन ये आया होगा मेरे पास। तो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आया है, नॉन जीरो सॉल्यूशन जो आया वही तो आइगन फंक्शन होता है, तो यहां से मेरे पास ये आइगन फंक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ आई? लैम्डा मेरे पास आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब इस जो आइगन वैल्यू बनी है तो इक्वेशन फर्स्ट जो है, जो मेरे पास होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, उसका मेरे पास यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे आइगन फंक्शन बोलेंगे, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? इस आइगन वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर मैं इस जो आइगन फंक्शन मेरे पास u ऑफ x बना है इसके साथ किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने c को कर दिया, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये तब भी मेरे पास आइगन फंक्शन बनेगा। ठीक है, आइगन फंक्शन बनेगा इक्वेशन फर्स्ट का, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा? इसी आइगन वैल्यू के। ये बात यहाँ पे बोली गई है। पहली चीज है आइगन वैल्यू, हमने लैम्डा ले ली, जब आइगन वैल्यू मिल गई तो जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास उसका हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन तो मिला होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। अब मेरे पास ये बन गया आइगन फंक्शन, तो यहाँ पे जो आइगन फंक्शन मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट का आया है, अगर मैं इसको किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरे पास आइगन फंक्शन बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा? जो कि मेरे पास ये वाली आइगन वैल्यू है, जो मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन रहा है। ठीक है, सेम आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है।
तो आई होप ये चारों के चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला चीज यही है कि आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स कहते हैं। दूसरा, आइगन फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू 0 हमारे पास आइगन वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 जैसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो वहां पे हमें उसका जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बल्कि हमें आइगन वैल्यू के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड ये है कि मेरे पास कोई भी आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसका मेरे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, जिसको मैं आइगन फंक्शन कहूंगी। तो ये आइगन फंक्शन हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। अगर इसको मैं किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी मेरे पास आइगन फंक्शन बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग किसके, सेम आइगन वैल्यू के, लैम्डा के लिए। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेरे पास आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। अब हम बेटा इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं लीबनिज़ रूल। ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद हमें उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करने वाले हैं कि पहले हम कोई फंक्शन होगा उसकी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, अगर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है कि कहीं पर भी अगर इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन निकल रहा है और उसके बाद हमें उसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो वो यहाँ पे बताने वाले हैं किस तरीके से यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे, जब आर्टिकल हम इससे रिलेटेड करेंगे तो वहां पे हम इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर बेटा। अब देखो, जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए इस फॉर्मूले को मतलब डिफाइन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की नीड है वो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि क्या क्या है। देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये वाला पोर्शन है, दिस एंड दिस। ठीक है। तो वो यहाँ पे बताने वाले। देखो, सबसे पहले यही आ गया कि मेरे पास एक फंक्शन होगा f, जो कि किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल का x एंड t का। ठीक है। एंड कर्ल f अपॉन कर्ल x, ये चीज दिखाई दी आपको, कर्ल f अपॉन कर्ल x बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t। ये भी मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा और ये भी x एंड t दोनों का फंक्शन होगा। एंड लेट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x और h ऑफ x, जो मेरे पास ये दो फंक्शन लिए हैं मैंने, जो कि दोनों के दोनों मेरे पास किसके, x के फंक्शन है, इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे आ रहा है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या होगा, मेरे पास कॉन्टिन्यूस होगा। ये चीज है हमारे पास, इस तरीके से लेके चलना है कि मेरे पास एक फंक्शन होगा जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन आएगा ये कॉन्टिन्यूस होगा और ये साथ में मेरे पास x एंड t दोनों का फंक्शन होगा। इसके बाद जो ये लोअर लिमिट, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे वाला लोअर लिमिट होता है, ऊपर वाला अपर लिमिट होता है। तो जो मेरे पास लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों x का फंक्शन है। तो जब मैं इनका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगी तो ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहां तक समझ आ गई चीज। ठीक है। अब देखो आगे बेटा, ये चीज हम लेके चले तो मेरे पास इस इंटीग्रेशन का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन, वही चीज दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन के। ठीक है। ये करके इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लीबनिज़ रूल किस हिसाब से डिफाइन किया गया वो देखो। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास जो ये फंक्शन है ये इन दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसमें से जो ये वाला वेरिएबल है इसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन। और जो दूसरा वेरिएबल है इसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। बात समझ आई। ये फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है, जिसमें से एक वेरिएबल का जो सेकंड वेरिएबल है उसका हम यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब देखो, जब t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो ये जो लिमिट होंगी ये t की होंगी। तो यहाँ पे जो t की हम लिमिट लेंगे वो लेंगे x के फंक्शन में। यहाँ पे जो g और h मेरे पास फंक्शन आ रहा है वो किसका है, x का फंक्शन।
इतना क्लियर हो गया। तो इस टाइप का कहीं पे भी आपको अगर इंट्रीगेशन दिखाई दे जाए, इंट्रीगेशन के साथ साथ मतलब उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको दिखाई दे कि मुझे इस टाइप की इंट्रीगेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो अब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। आप देखो अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, बिल्कुल क्लियर तरीके से। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये इंट्रीगेशन ये वाला पोर्शन है इसको आपने एज इट इज रखना है, ये dt भी आपने एज इट इज रखना है। अब जो ये फंक्शन है, आपको जाना है फंक्शन पे, जो ये फंक्शन है इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। अब देखो यहाँ पे तो d अपॉन डी एक्स था, यहाँ पे कर्ल वाला क्यों यूज हो गया, क्योंकि मेरे पास f जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। जब मेरे पास कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का होता है तो वहां पे हम पार्शियल का यूज करते हैं। तो f का हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर? ठीक है, पहला काम क्या करना है, ये चीज समझ आ गई। सब चीजें एज इट इज रखनी है आपको, ये चीज भी एज इट इज रखनी है, ये भी एज इट इज रखनी है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना। अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल में होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये काम खत्म। प्लस प्लस का साइन लगाओगे। अब आपने क्या करना है कि जहां भी देखो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है ना, जहां जहां भी आपको t दिखाई दे उसकी जगह ही अपर लिमिट रख दो। तो मेरे को फंक्शन में यहाँ पे t दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह मैंने अपर लिमिट रख दी। और जब अपर लिमिट रख दी उसके बाद इसका इस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज तो आपको बचपन से ये चीज, तो इस चीज से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अपर लिमिट रख दी माइनस अब लोअर लिमिट, तो t की जगह लोअर लिमिट रख दी। फिर जो ये बचा लोअर लिमिट, इसको इस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, इसका इस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। बात समझ आई? अब देखो मैं इसको लिख के दिखाऊंगी अपने तरीके से, अब ध्यान से समझना। d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मेरे पास है g ऑफ x, ये फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास है x एंड t और यहाँ पे dt। देखो अब ध्यान से मैं लिख के दिखा रही हूँ, वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे f जो है मेरे पास x और t दो वेरिएबल का फंक्शन है, इस t के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है, जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट में ये x के फंक्शन है, तो मुझे इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन मुझे एज इट इज रखना है। फिर जो ये अंदर फंक्शन है इसका मुझे जो है डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अब देखो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम पार्शियल का यूज करते हैं। तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको अंदर मतलब इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो प्लस साइन। अब जहां भी आपको यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे फंक्शन में t की जगह आपको ये रख देना है, मैंने ये रख दिया। अब जो रखा है ये अपर लिमिट, इसका क्या कर देना है आपको, डेरिवेटिव। अब ये एक वेरिएबल का फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात समझ आई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रख दो t की जगह, तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये एक वेरिएबल का फंक्शन है तो ये सीधा इस तरीके से। अब आप देख लो, तो ये चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। आपको ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा क्या देखना है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सबसे पहले ये चीजें एज इट इज होनी है। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका हमें इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, पर दो वेरिएबल का फंक्शन होते ही ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। इतना क्लियर हो गया? फिर t की जगह यहाँ देखना, ये सेम इस t की जगह ये रख देना, अपर लिमिट रख दी और इस अपर लिमिट का कर दिया डेरिवेटिव, क्योंकि ये वन वेरिएबल का फंक्शन है तो वो। ठीक है,
फिर माइनस लोअर लिमिट रख दिया और इस जो लोअर लिमिट है इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो आपको सिंपल फंडा ये चीज अपनाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। पहले यहाँ पे ध्यान देना, दोबारा बता रही हूं, आप देखना ये सब चीजें एज इट इज, इसका हम करेंगे डेरिवेटिव। ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। फिर इस टी की, यहाँ पे ध्यान देना, इस टी की जगह अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस इस टी की जगह लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये होता है हमारे पास लीबनिज़ रूल। ठीक है, देखो बेटा, लीबनिज़ रूल समझने के बाद हमारे पास एक नोट है, नोट में देख लेते हैं। इफ जी एंड एच आर कांस्टेंट, मतलब जो हमने ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट ली थी, अगर ये मेरे पास कांस्टेंट हो जाए तब मेरे पास लीबनिज़ रूल क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसकी बात करें कि ये क्या निकल के आएगा। अब वो देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पे जो g और h थे वो मेरे पास किसके फंक्शन थे, x के, बट यहाँ पे बोल दिए कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो पहले हम जो लीबनिज़ रूल है वो लिख ले कि क्या होता है हमारे पास। देखो d अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे f का xt और dt, यहाँ पे था मेरे पास g ऑफ x और यहाँ पे था मेरे पास h ऑफ x। ठीक है, और हम जब किसी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, फर्स्ट ये वाली चीज जो है मेरे पास एज इट इज रहेगी यहाँ तक, जो ये अंदर वाला पोर्शन है इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, बट ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका होगा पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में हो रहा था, t की जगह अपर लिमिट रख दो, t की जगह अपर लिमिट रख दो, ये चीज है, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस, अब t की जगह लोअर लिमिट रख दो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, यही चीज होती है। ठीक है, ऐसी तो करते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मेरे पास ये x का फंक्शन ना होके यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, तब मैं किस तरीके से इसको करूंगी वो चीज देखना, इसी फॉर्मूले में ध्यान देना है। सबसे पहले ये चीज एज इट इज, बात समझ आई, ये चीज एज इट इज यहाँ तक। अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव, इतना क्लियर हो गया। प्लस अब क्या करना है, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में हो तो t की जगह अपर लिमिट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया t की जगह अपर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा h, और जो अपर लिमिट है इसका कर दो डेरिवेटिव माइनस, अब t की जगह लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ मेरे पास बेटा, ये जो h है और जो ये g है ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, दिस। क्लियर, बात समझ आ गई कैसे किया। g और h अब हमने कांस्टेंट ले लिए, तब मेरे पास ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस होके ये बन गया। तो मुझे तो ये पता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये मेरे पास एज इट इज रहेगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, इसकी जगह t की जगह फर्स्ट अपर लिमिट रखेंगे उसका डेरिवेटिव माइनस के लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव। सेम मैंने काम यहाँ पे किया, तो मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, t की जगह अपर लिमिट इसका डेरिवेटिव माइनस t की जगह लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव। अब मेरे पास यहाँ पे तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये तो कांस्टेंट दे रखे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 0 हो गया, तो ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, तो मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये बचा और यही चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।